नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। हमने प्रैक्टिस सेट 1 आपको करवा चुका है। प्रैक्टिस सेट 2 चालू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द एम्परर अशोक एट पाटलिपुत्र। अच्छा, कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल आपका हेल्ड हुआ था आपका पाटलिपुत्र में, जो कि एम्परर अशोका ने करवाया था। तो बताइए। तो चलिए हम आपको पहले चारों बुद्धिस्ट काउंसिल, जो आपके 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, चारों रिवीजन करवा देते हैं एक ट्रिक के द्वारा। जैसे हो जाएगा आपका ए के आर वी पी के। तो आपका एक हो जाएंगे। एक जो पहला आपका बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसे अजात शत्रु ने करवाया था, और दूसरा जो हो जाएगा काला अशोक, दूसरा हो जाएगा आपका काला अशोक ने करवाया था। तीसरा हो जाएंगे अशोका ने करवाया था, तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल। और चौथा जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कनिष्क ने करवाया था, चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल। जो पहला आपका बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ये किस जगह पे आपका हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका राजगिरी में आपका पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और दूसरा जो हुआ था ये वैशाली में हुआ था आपका। तीसरा जो हुआ था आपका पाटलिपुत्र, तीसरा आपका जो हुआ था पाटलिपुत्र। चौथा जो होता कश्मीर में आपका हुआ था, कश्मीर में आपका चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तो आपके 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, और जिसमें यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर 3, जो कि आपका अशोका ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था, पाटलिपुत्र में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 2, द सिल्वर कॉइन रुपया वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द विच मेडिवल रूलर। जो आपका सिल्वर कॉइन रुपया था उसे किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो बताइए। तो पहले हम आपको अकबर के बारे में बताते हैं। तो जो अकबर था, अकबर के बारे में देख लीजिए। सेकंड बैटल ऑफ द पानीपत जो हुआ था आपका, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में जो हुआ था आपका 1500 कब हुआ था, बताइए। 1556 में सेकंड बैटल पानीपत हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो अकबर के साइड से आपके बैरम खान लीड कर रहे थे। बैरम खान वर्सेस हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें आपके बैरम खान ने मतलब जीता था। और जो अकबर का कोरोनेशन हुआ था, जब अकबर 13 साल की उम्र में अकबर का कोरोनेशन हो गया था, जिसमें अकबर ने फिर आपका हरका बाई जो थी, हरका बाई से उनका शादी हुआ था, जो कि हरका बाई से अकबर का शादी हुआ था, जो कि क्या, बताइए। ये राजा भारमल की बेटी थी हरका बाई, जो कि आपके आमेर के राजा थे हरका बाई। जो और फिर बताइए, और जो फतेहपुर सीकरी का जो फोर्ट था ये आपका कब बनवाया था, अकबर ने। जो फतेहपुर सीकरी का फोर्ट अकबर ने आपका बनवाया था 1570 ईस्वी में बनवाया था। जो आगरा फोर्ट बनवाया था आपका आगरा फोर्ट 1565 में बनवाया था। लाहौर फोर्ट आपका बनवाया था ये 1500, बताइए भाई, 1566 में आपका लाहौर फोर्ट बनाया था। बुलंद दरवाजा बनवाए थे आपके, बुलंद दरवाजा जो आपका बनवाया था ये आपका बुलंद दरवाजा 1573 में बुलंद दरवाजा बनाया था। बुलंद दरवाजा कहाँ पे बनवाए थे, तो आपके फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। और इलाहाबाद फोर्ट कब बनवाया था, बताइए अकबर। इलाहाबाद फोर्ट कब बना था, तो इलाहाबाद फोर्ट जो आपका था 1585 में बनवाया गया था। जो आपका दिल्ली इलाही भी अकबर ने ही चालू किया था। तो दिल्ली इलाही की शुरुआत कब की गई थी, तो बताइए। दिल्ली इलाही की शुरुआत जो थी आपकी ये 1581 के दौरान किया गया था, दिल्ली इलाही का फोर्ट। तो ठीक है, तो अब देखते हैं हम आपको, जैसे अकबर के बारे में हो गया, तो अब हम देखते हैं, आपको बताते हैं ये शेरशाह सूरी के बारे में। तो जैसे शुरू करते हैं, एक सेकंड दीजिए आप। शेरशाह सूरी, तो जैसे शेरशाह सूरी थे आपके, बताइए। जो आपका 1539 में बैटल हुआ था, 1539 में बैटल ऑफ द चौसा जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ चौसा किसके किसके बीच में हुआ था, जो आपका बैटल ऑफ द चौसा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था आपका बैटल ऑफ द चौसा, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी ने जीता था। और 1540 का बैटल जो हुआ था, 1540 के बैटल में, जो बैटल ऑफ द कन्नौज के नाम से जाना जाता है आपका, बैटल ऑफ कन्नौज के नाम से जाना जाता है। इसमें भी आपका, इसमें जो जीत हुआ था आपका शेरशाह सूरी का ही जीत हुआ था। और इसमें शेरशाह सूरी ने जो आपका ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, आपका ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो करवाया था आपका शेरशाह सूरी ने करा था। तो ये आपका जो ग्रैंड ट्रंक रोड बना था, ये चिटगांव से लेके आपका पेशावर, चिटगांव आपका ले लीजिए। चिटगांव कहाँ पे है, चिटगांव ये है आपका बांग्लादेश से लेके पेशावर तक आपका ये रोड आपका बनवाया गया था, जो कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, अब देख लेते हैं आपका अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। बताइए तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं, जो कि हो जाएगा आपका, एक सेकंड। अलाउद्दीन खिलजी जो था ये आपका, इसने बनवाया था आपका, मतलब बिल्ट
अलाई दरवाज़ा जो बनवाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था। अलाई दरवाज़ा बनवाया था और अलाई फोर्ट का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था आपका। उसके बाद हाउस खास करके एक जगह था, हाउस खास जो था ये भी आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इस अलाउद्दीन खिलजी जो था आपका ये 3 प्रकार का टैक्स लेके आया था, ये 3 टाइप ऑफ टैक्स लेके आया था। जो कि पहला बताइए, ये घरही लेके आया था, घरही एक प्रकार का टैक्स था घरही। दूसरा हो जाएगा आपका चरही और तीसरा हो जाएगा खराज। घरही, चरही और खराज नाम का 3 टैक्स लेके आया था। घरही का मतलब होता था हाउस टैक्स। आपका जो हाउस टैक्स लगता था दिल्ली सल्तनत के दौरान उसको घरही कहता था, जो कि आपका अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। चरही जो था ये ग्रेजिंग लैंड, जो आपके चरवाहे वाला जो ज़मीनें थी एनिमल के लिए, उस पे आपका जो टैक्स लगता था उसको चरही कहते थे। और जो आपका खराज टैक्स था, ये जो आपका लैंड पे आपका खराज टैक्स लगता था, ये आपके लैंड जो आपके जिस लैंड पे किसान वगैरह खेती करते थे उस पे जो आपका टैक्स लगता था उसे खराज कहते थे। ठीक है भाई। इल्तुतमिश के बारे में देख लो। जो आपका इल्तुतमिश का इसका कार्यकाल आपका देख लीजिए, 1211 से लेके 1236 के बीच में था। इसका कार्यकाल आपका हो जाएगा। इसने आपको जो कैपिटल को शिफ्ट किया था, कहाँ से कहाँ कैपिटल शिफ्ट किया था बताइए। तो ये आपको कैपिटल शिफ्ट किया था आपका लाहौर से दिल्ली। आपका इसने कैपिटल शिफ्ट किया था, लाहौर से हो जाएगा आपका दिल्ली। और इसने जो आपका क्या मतलब जो आपका ये इल्तुतमिश था, इसने चहलगानी सिस्टम का भी शुरुआत किया था। चहलगानी सिस्टम का प्रयोग किया था, चहलगानी सिस्टम लाया था, जिसके अंतर्गत आपके 40 सैनिक रहते थे जो कि किंग को सपोर्ट करते थे, जो सुल्तान थे वहाँ के सपोर्ट करते थे। और इसने आपका 2 कॉइन चलवाया था। कॉइन का नाम क्या था बताइए। जो 2 कॉइन, सिल्वर कॉइन चलवाया था। एक सिल्वर को क्या कहते थे, सिल्वर को कहते थे टंका। उसके बाद एक कॉइन सिल्वर चलवाया था। उसके बाद कॉपर का एक कॉइन चलवाया था जिसका नाम था जीतल चलवाया था, जिसको कॉपर कॉइन था जिसको नाम था जीतल। 2 कॉइन को चलाया था। और इसके दरबार में इल्तुतमिश के बारे में चल रहा है भाई। जो इल्तुतमिश के दरबार में एक राइटर थे मिनाज ए सिराज थे। और जो कि इनका एक बुक था, इनका एक बुक है जिसका बुक का नाम है आपका तबाकत ए नासरी। के राइटर आपके हो जाएंगे मिनाज सिराज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए भाई। दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरा का ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु आर द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज। आपके प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है इनमें से बताइए। राजा राम मोहन राय के बारे में बताइए। क्योंकि राजा राम मोहन राय थे आपके ब्रह्म समाज के फाउंडर थे। आपके ब्रह्मो समाज के फाउंडर थे। ब्रह्मो समाज के फाउंडर 1828 में इन्हें ब्रह्मो समाज का फाउंडर किया था। और दयानंद सरस्वती जो है आपके आर्य समाज के फाउंडर। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर थे। इन्होंने 1875 में आपका आर्य समाज का फाउंडर किया था। जो स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन का इस्टेब्लिश किया था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन के फाउंडर थे ये आपके 1918 एक सेकंड भाई 1897 में रामकृष्ण मिशन का फाउंडर किए थे। किसने किया था, ये हो जाएंगे आपके स्वामी विवेकानंद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्माराम पांडुरंग आपके प्रार्थना समाज के फाउंडर थे। क्वेश्चन नंबर 4 द कैबिनेट मिशन केम इन इंडिया इन विच। जो आपका कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था किस साल आया था। तो बताइए इस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आया था। तो 1945 में जो आपको 1945 में आपका क्या हुआ था बताइए। वेवल प्लान आया था। वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था आपका वो 1945 में हुआ था आपका। वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लागू हुआ था। आपको पता ही है क्विट इंडिया मूवमेंट लागू था, जिसे चालू किया था किसने, गांधी जी ने आपका चालू किया था क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही गांधी जी ने किस चीज़ का नारा दिया था, डू और डाई का नारा जो दिया गया था आपका, डू और डाई का नारा क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही दिया गया था और गांधी जी ने दिया था आपका। और 1947 में ही जानते हो भाई इंडिपेंडेंस हुआ था। 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे हम। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पास थ्रू द इंडिया। इनमें से कौन सा लैटिट्यूड है जो कि पास करता है तो इंडिया से बताइए। तो इक्वेटर देख लेते हैं। जो आपका इक्वेटर है, ये इक्वेटर है आपके अर्थ के बीचों बीच से आपका डिग्री 0 डिग्री होता है। ये आपका जो क्रॉस करता है ये आपका इक्वेटर कहलाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बताइए। जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है ये 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ 23.5 डिग्री साउथ में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है आपका।
इसे साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऐसे ऐसे ही आपका कैप्रिकॉर्न हो जाएगा, ये आपका कैंसर हो जाएगा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपका ये हो जाएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ में हो जाएगा आपका कैंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इंडिया के 8 स्टेट से ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? फिफ्थ का बताइए क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग लेटिट्यूड पास थ्रू द इंडिया, इसमें से कौन सा लेटिट्यूड इंडिया से पास करता है? तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा, इनमें से कौन सा रिवर है जो आपके दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? बताइए भाई कौन सा रिवर हो जाएगा? कृष्णा देख लो भाई तब तक। कृष्णा जो है आपका, ये आपका सेकंड ईस्ट साउथ इंडिया का जो आपका सेकंड सबसे लार्जेस्ट नदी कोई है तो ये आपका कृष्णा रिवर है, जो कि और गोदावरी देख लीजिए, गोदावरी जो है आपका ये सबसे बड़ी पेनिसुलर रिवर, पेनिसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी कोई है तो ये आपकी हो जाएगी गोदावरी रिवर हो जाएगी। और कावेरी को आपको क्या, कावेरी क्या हो जाएगा? कावेरी को गंगा ऑफ द साउथ, गंगा ऑफ द साउथ के नाम से भी आपका जाना जाता है, जो कि हो जाएगा कावेरी नदी को जाना जाता है। और जो है ये आपका महानदी, ये महानदी आपका जो है छत्तीसगढ़ में बहती है और फिर उड़ीसा से बहती है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होकर आपके बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो बताइए ये महानदी के ऊपर आपका हीराकुंड डैम जो बना है, हीराकुंड डैम जो है आपका ये महानदी के ऊपर ही बना हुआ है। चलिए ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 का बताइए कौन सा सही है? विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो गोदावरी, गोदावरी को आपको दक्षिण गंगा के नाम से दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द पाल्क स्टेट सेपरेट द इंडिया फ्रॉम द विच कंट्री, जो आपका पाल्क स्टेट है वो इंडिया को और किस देश को अलग करती है? तो बताइए भाई किसके देश से अलग करते हैं? तब तक मालदीव देख लेते हैं। जो आपका मालदीव है, मालदीव इंडिया से किस डिग्री चैनल से सेपरेट होता है? तो जो मालदीव है इंडिया से 8 डिग्री चैनल जो है आपका 8 डिग्री चैनल सेपरेट इंडिया एंड मालदीव, इंडिया एंड मालदीव जो आपको 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। और म्यांमार जो है आपका बताइए, जो कोको चैनल है आपका, कोको चैनल से जो है ये आपका अंडमान निकोबार और म्यांमार को जो सेपरेट करता है आपका कोको चैनल ही सेपरेट करता है। और जो आपका ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया को और अंडमान निकोबार को कौन सा चैनल सेपरेट करता है? तो ये जाएगा आपका ग्रेट चैनल हो जाएगा, आपका ग्रेट चैनल सेपरेट करता है इंडोनेशिया को और आपको ये अंडमान एंड निकोबार को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका जो है इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। कौन सा स्टेट? आपका पाल्क स्टेट जो है इंडिया और श्रीलंका को आपको सेपरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल, अच्छा किस अमेंडमेंट के थ्रू जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था? किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐसा किया गया था भाई, ये बताइए भाई। तब तक देख लेते हैं जो आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, आर्टिकल नंबर 42, आर्टिकल नंबर 42 को आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसी के अंतर्गत आपके बहुत सारे बदलाव किए गए थे, जिनमें से एक जिसे मान लीजिए आपका ऐड किया गया था। क्या ऐड किया? एडेड कि सेकुलर वर्ड आपका सेकुलर सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी जोड़ा गया था आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है भाई, और देख लीजिए 52 अमेंडमेंट एक्ट जो आपका हुआ था, ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है आपका, एंटी डिफेक्शन लॉ से आपका रिलेटेड है 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, बताइए तो 57 अमेंडमेंट जो आपका 1995 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61st जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें क्या किया गया था? जो 61st आपका अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें जो आपका जो वोटिंग एज था, जो पहले 18 साल रहता था आपका वोटिंग, जो कि 21 रहता था, नॉट 18 से लेके आप 21 से लेके कम घटा के 18 कर दिया गया था, जो कि आपका ये 61st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये आपका होता 1989 में हुआ था आपका। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 44वें अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो आपका प्रॉपर्टी ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको हटा के आपका फंडामेंटल राइट था, इसको हटा के आपको लीगल राइट कर दिया गया था। जो लीगल राइट आपके आर्टिकल नंबर 300A में आपको इस जोड़ दिया गया था, जो कि अब आपका ये फंडामेंटल राइट नहीं रह जाएगा, अब आपका ये राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन होता है? बताइए भाई। प्रेसिडेंट देख लो, प्रेसिडेंट आपके आते हैं आर्टिकल नंबर 52 में। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये आर्टिकल नंबर 64 में आपके आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और जो प्राइम मिनिस्टर जो है ये आपके आर्टिकल नंबर 75 में आपके प्राइम मिनिस्टर आते हैं। ठीक है भाई, लोकसभा
लोकसभा जो होते हैं आपको बताइए भाई, ये आपके जो लोकसभा का सेशन होता है, इसके जो हेड होते हैं पीठासीन अधिकारी, वो होते हैं आपके स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इसका जो बताइए, द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन होता है? जो आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को ही आपको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए आपका, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। अच्छा, आपका अनटचेबिलिटी है जो है आपका, वो किस आर्टिकल के अंदर आता है? एवोल्यूशन जो अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाए, किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो आर्टिकल नंबर 14 देख लीजिए। तो फिर जो आपकी आर्टिकल नंबर 14 है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आपका आर्टिकल नंबर 14 है। आर्टिकल नंबर 15 क्या है? ये आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ द रिलीजन कास्ट बेस पे आपको किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बिहाफ पे आपको किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ये आपका आर्टिकल नंबर 15 कहता है। जो आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है बताइए? आर्टिकल नंबर 18 जो एवोल्यूशन ऑफ द टाइटल, आप अपने नाम के सामने कोई टाइटल नहीं लगा सकते हैं। ये आपका आर्टिकल नंबर 18 कहता है आपका, जिसमें आप कोई जैसे राजा महाराजा की टाइटल आप नहीं लगा सकते हैं। डॉक्टरेट जो आपका टाइटल है वो आप लगा सकते हैं। इसमें आपका ये आर्टिकल नंबर 18 में यही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो आपका एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 17 के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द, जो आपका ब्लू रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन हुआ था, वो किस चीज़ से रिलेटेड था आपको बताइए? तो मिल्क देख लेते हैं। जो आपका मिल्क रेवोल्यूशन था, ये ऑपरेशन ऑफ फ्लड ऑपरेशन कहते थे इसे, ऑपरेशन फ्लड से आपका मिल्क रेवोल्यूशन जो आपका रिलेटेड था। ऑपरेशन फर्टिलाइजर से आपका ग्रे रेवोल्यूशन, ग्रे रिवोल्यूशन आपका इससे रिलेटेड था, आपका फर्टिलाइजर से। ऑयल सीड जो था, ऑयल सीड जो है आपका येलो रेवोल्यूशन से रिलेटेड था, आपका ऑयल सीड। ठीक है, तो आपका ब्लू रेवोल्यूशन से रिलेटेड था, क्या था आपका? फिश जो था, फिश प्रोड्यूसर ही आपका ब्लू रेवोल्यूशन से रिलेटेड है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, इन विच ईयर वाज द नीति आयोग इस्टेब्लिश। जो आपका नीति आयोग था, किस ईयर आपका इस्टेब्लिश किया गया था? बताइए भाई, किस ईयर आपका नीति आयोग लाया गया था? तो शायद ये देख लेते, तो 2014 में बताइए। इसमें क्या था आपका, जो प्लानिंग कमीशन था आपका, इसे डिजॉल्व कर दिया गया था। एक सेकंड, PLANNING, प्लानिंग कमीशन को डिजॉल्व, प्लानिंग कमीशन डिजॉल्व 2014 में प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया था। तो 2016 में देख लीजिए, 2016 में आपका लॉन्च ऑफ द स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था आपका। 2016 में आपका लॉन्च हुआ था, क्या बताइए भाई? स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया 2016 में लॉन्च किया गया था, आया था। 2017 बताइए, 2017 में जो आपका GST आया था, जो आपका इम्प्लीमेंट किया गया था 2017 में, GST को इम्प्लीमेंट किया गया था, और जो आपका 5 ईयर प्लान था उसको खत्म कर दिया गया था। मतलब आपका कह सकते हैं इम्प्लीमेंट ऑफ GST को 2017 में लाया गया था। और जो आपका ये 2012 से लेकर आपका 2017 तक जो आपका 12वां पंचवर्षीय योजना था, इस 2017 में इसको खत्म कर दिया गया था, आपका एबॉलिश कर दिया गया था, आपका एंड कह दीजिए, एबॉलिश, एंड ऑफ 5 ईयर प्लान को खत्म कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, बताइए भाई, नीति आयोग कब स्टेब्लिश हुआ था? तो 2015 में आपका नीति आयोग स्टेब्लिश किया गया था, जिसको आपको थिंक टैंक भी कहते हैं। आपको थिंक टैंक भी आपको किसको कहा जाता था? नीति आयोग को थिंक टैंक कहते हैं। इसको 1 जनवरी 2015 को, 1 जैन 2015 को इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था, नीति आयोग का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। इनडायरेक्ट टैक्स बताइए, इनमें से कौन सा है आपका? तो आपका जो इनकम टैक्स होता है, बताइए, इनकम जैसे जो आप खुद की इनकम में, जैसे आप कोई इनकमिंग कर रहे हैं, कोई पैसे से पैसा कमा रहे हैं, उसके ऊपर जो आपका टैक्स लगेगा वो आपका इनकम टैक्स होता है, वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है भाई, बताइए क्या होता है वो टैक्स? और कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है, जो आपका जैसे कोई कंपनी वगैरह है जो आपका प्रॉफिट अर्न करती है, जो उस पे होने वाले जो प्रॉफिट होते हैं, टैक्स लगते हैं, उसको आपको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। जो इनकम टैक्स होता है एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स ही होता है, और कॉर्पोरेट टैक्स भी आपका एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स ही होता है।
तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स। आपका इनडायरेक्ट टैक्स होगा जीएसटी। जीएसटी जो आपका लगता है वो इनडायरेक्टली आपके ऊपर लगता है। आपका कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? कैपिटल गेन टैक्स ऐसा होता है जैसा कि आपके पास कोई स्टॉक वगैरह है या फिर प्रॉपर्टी वगैरह है, आप इसको अगर जो बेच रहे हैं तो उससे जो होने वाली आपको बेनिफिट होती है, फ़ायदा होता है, वो आपका कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है, आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 का, ऑप्शन नंबर सी। इनकम टैक्स एक प्रकार का आपका डायरेक्ट टैक्स है, और कॉर्पोरेट टैक्स भी है जो आपका, ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स है। और ये जो आपका आएगा गुड एंड सर्विसेज, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। आपका कैपिटल गेन टैक्स है, ये भी आपको डायरेक्टली आपको डायरेक्ट टैक्स है, ये भी आपका एक प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो ऑप्टिकल फाइबर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आपका बेस होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 15, विच एसिड इज रिप्रेजेंट इन द आंट टेस्टिंग? जो आपका आंट टेस्टिंग में, जो आंट टेस्टिंग मतलब क्या, जो एक सेकंड, चींटी के डंक, हाँ आंट टेस्टिंग मतलब वही था, उसमें आपका कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बताइए भाई? एसिटिक एसिड जो होता है ये आपका विनेगर में प्रेजेंट होता है। विनेगर में आपका एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ये आपका होता है इसमें विनेगर के अंदर। और सिट्रिक एसिड जो होता है, सिट्रिक एसिड जो आपका होता है जैसे खट्टे फल होते हैं जिसके अंदर, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, नींबू, आंवला, इसके अंदर जो आपका आता है ये होता है आपके सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं, ये हो जाएगा। और ऑक्जेलिक एसिड जो होते हैं, जैसे आपका टोमेटो ले लीजिए, आपका टोमेटोज स्पाइनच के अंदर आपका जो होता है ये ऑक्जेलिक एसिड होता है। और सिट्रस फूड मतलब खट्टे फल में ऑरेंज हो गया, इसमें आपके जो पाए जाते हैं आपके ये सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा विच एसिड प्रेजेंट इन द आंट स्टिंग? जो आपके आंट के स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मतलब HCHOOH होता है, HCOOH हो जाएगा आपका। इसको फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम हो जाएगा आपका। और इसी को हम मेथनोइक एसिड भी कहते हैं, मेथनोइक एसिड भी आपको कहते हैं, किसको? फॉर्मिक एसिड को ही। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस? अच्छा, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? बताइए कौन सा पार्ट आपका रख होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए भाई, ऑप्शन नंबर 20 सेरिबलम हो जाएगा, जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, आपका सेरिबलम रिस्पॉन्सिबल होता है। जो कि सेरिब्रम बताइए, सेरिब्रम क्या होता है? जो आपका वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल अगर जो कोई करता है तो आपको सेरिब्रम होता है, वो वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। और जो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, जैसे कि आपका आ गया हार्ट बीट वगैरह, ब्रीथिंग वगैरह, जो ये इनवॉलेंट्री एक्शन के अंतर्गत आती हैं। तो ये इस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आपका मेडुला ओब्लंगाटा जो होता है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, स्कर्वी डिजीज काज बाय द डिफिशियंसी? जो आपका स्कर्वी डिजीज होता है, किस विटामिन की कमी से आपका स्कर्वी होता है? तब तक आप विटामिन ए के बारे में बताइए। जो आपका विटामिन ए होता है, विटामिन ए के डिफिशियंसी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जो आपका होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन बी की कमी से आपको बेरी होगा, बेरी होगा आपको विटामिन बी की कमी से। विटामिन डी की कमी से बताइए, विटामिन डी की कमी से रिकेट, जिससे आपको क्या होता है, विटामिन डी का लक्षण हो जाएगा जैसे कि आपके गम्स मसूड़े में ब्लीडिंग होने लगती है, विटामिन डी की जब कमी होती है। और स्किन पे वगैरह पे दाग धब्बे लगने लगते हैं जब आपके विटामिन डी की कमी होती है। तो स्कर्वी डिजीज काज बाय द डिफिशियंसी, जो कि स्कर्वी होता है किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 17 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, मोहिनीअट्टम इज ए क्लासिकल डांस फ्रॉम द विच स्टेट? आपका मोहिनीअट्टम एक क्लासिकल डांस है, किस स्टेट का क्लासिकल डांस है बताइए? तो पहले ये बताइए तमिलनाडु का क्लासिकल डांस क्या है? तो तमिलनाडु का आपका हो जाएगा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का कौन सा हो जाएगा बताइए भाई? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा। उड़ीसा से हो जाएगा ओडिसी। तो आपका ये जो मोहिनीअट्टम है ये आपका केरला से हो जाएगा। केरला से एक और होता है, एक और क्लासिकल डांस है जिसका नाम है कथकली, एक ही के रहेगा, कथकली हो जाएगा आपका। ये भी मोहिनी आपका केरला से ही रिलेटेड है। तो हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर 2। अब कथकली जो आपका मेनली जो होता है ये वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, तो सुल्तान अजलन कप इज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट? जो आपका सुल्तान अजलन कप ट्रॉफी है किस स्पोर्ट से आपका रिलेटेड है बताइए भाई? तो तब तक आप बता दीजिए कोई दो ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड। तो फुटबॉल से रिलेटेड आपका हो जाएगा संतोष ट्रॉफी हो जाएगा आपका सुल्तान
सुल्तान कह रहा हूँ भाई, फुटबॉल से रिलेटेड हो जाएगा आपका संतोष ट्रॉफी, एंड डूरंड कप आपका हो जाएगा डूरंड कप, ठीक है। बैडमिंटन से बताया, बैडमिंटन से हो जाएगा आपका दो कप बताइए, थॉमस कप हो जाएगा, और ऊबर ऊबर जो आपका ऊबर कप है ये भी आपका बैडमिंटन से ही रिलेटेड है। आपका क्रिकेट बताइए, क्रिकेट से तो बहुत जानते होंगे भाई, लेकिन कम से कम आप दो बताइए। तो क्रिकेट से दो हो जाएगा आपका रणजी, एक रणजी ले लीजिए, एक ईरानी कप ले लीजिए आपका, और तो सब पता ही है वर्ल्ड कप वगैरह, ईरानी कप हो जाएगा ये आपका क्रिकेट से एसोसिएटेड हो जाएगा। जो सुल्तान अजलन अजलन शाह कप हो जाएगा ये आपका हॉकी से रिलेटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए आप, हु आर द फर्स्ट इंडियन टू विन ए नोबेल प्राइज। अब पहला इंडियन बताइए जिन्होंने आपका नोबेल प्राइज जीता था। तब तक हम आप सीवी रमन को बजिए, सीवी रमन जी हैं, इन्होंने, एक मिनट, सीवी रमन जी 1930, इन्होंने 1930 में आपका रमन इफेक्ट के लिए आपके नोबेल प्राइज जीते थे। रमन इफेक्ट के लिए आपके नोबेल प्राइज जीते थे 1930 में, होते जीते थे। आपके जो मदर टेरेसा हैं, इन्होंने 1979 में आपका ये नोबेल प्राइज लेके आए थे। और जो अमर्त्य सेन है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे आपके, ये 1998 में आपके नोबेल प्राइज जीते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हुई द फर्स्ट इंडियन, कि पहले इंडियन जो थे जिन्होंने आपके नोबेल प्राइज लेके आए थे। तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अब किस लिए पाए थे, जो आपका 1913 में इन्होंने आपको गीतांजलि के लिए पाए थे। कब पाए थे, 1913 में पाए थे गीतांजलि, जो एक प्रकार का आपका लिटरेचर बुक था उनका, किसका, रविंद्रनाथ टैगोर का। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, हु होस्ट द विच कंट्री हो द COP 29 समिट जो हुआ था, क्लाइमेट समिट, किसने होस्ट किया था बताइए भाई। COP 29 का होस्ट कौन सा देश था, क्या हो जाएगा 21 का बताइए। तब तक ये बताइए, जो इजिप्ट में कौन सा सीओप कॉप हुआ था। तो ये हो जाएगा 2000 कॉप जो था 27 का हुआ था। COP 27 जो हुआ था ये आपका इजिप्ट में हुआ था आपका, जो हो जाएगा। उसके बाद जो दुबई में COP 28 हुआ था आपका, जो COP 28 हुआ था ये आपका दुबई में हुआ था। अब ब्राज़ील बताइए तब तक, ब्राज़ील में जो आपका जो COP 30 होगा, आपका COP 30 जो होगा ये आपके ब्राज़ील में होस्ट किया जाएगा। और जो COP 29 हुआ था ये आपके अजरबैजान, बाकू के अजरबैजान में 2024 में ये आपका COP 29 हुआ था आपका। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट फॉर द 2024 का जो आपका पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसका मैस्कॉट क्या था। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द फ्रीजेज आपका हो जाएगा मैस्कॉट 2024 के पेरिस ओलंपिक गेम का। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, हु हैज बीन द दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2023। तो 2023 जो दादा साहब फाल्के अवार्ड इन्हें 2023 के कौन हो जाएंगे, तो आपके 2023 के हो जाएंगे मोहनलाल जी, मोहनलाल आपके 2023 को जाएंगे। और 2024 के थे आपके मिथुन चक्रवर्ती जी, आपके 2024 के दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर हो जाएंगे। तो इसमें से कोई नहीं होंगे भाई, ये हो जाएंगे 2023 में आपके मोहनलाल जी जीते थे, 2024 में मिथुन चक्रवर्ती जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा आपका, जो प्रोजेक्ट कुशा रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड इन विच ऑर्गन। जो आपका प्रोजेक्ट कुशा था अभी न्यूज में था, वो बताइए आप किस चीज़ से रिलेटेड था आपका प्रोजेक्ट कुशा हो जाएगा। तो बताइए किस चीज़ से रिलेटेड था। तो आपका प्रोजेक्ट को, तब तक इसरो के बारे में आप बताइए, जो कि इसरो का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था बताइए। इसरो आपका जो इस्टेब्लिश हुआ था ये आपका 15 अगस्त 1969 में आपका ये हुआ था। इसरो का इस्टेब्लिशमेंट आपका 15 अगस्त 1969 में किया गया था। तो इसके आप फर्स्ट चेयरमैन बताइए, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे आपके इसरो के। तो फर्स्ट चेयरमैन थे आपके विक्रम साराभाई जी थे, विक्रम साराभाई जो थे आपके फर्स्ट चेयरमैन थे आपका। जो करंट इस समय बताइए कौन है आपके चेयरमैन आपके इसरो के। तो आपका डॉक्टर वी नारायण आपके इस समय करंट जो चेयरमैन है आपके इसरो का, इसरो के ये हो जाएंगे आपके डॉक्टर वी नारायण हो जाएंगे, ठीक है। तो बताइए प्रोजेक्ट कुशा जो है वो किससे रिलेटेड है, तो DRDO से रिलेटेड है। तो DRDO में क्या जो आयरन ड्रोम प्रोजेक्ट चल रहा है, आयरन ड्रोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड है आपका प्रोजेक्ट कुशा, जो कि एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है आपका प्रोजेक्ट कुशा। क्वेश्चन नंबर 25, Which Indian city has been ranked as the cleanest city for the 7th consecutive time in the स्वच्छ भारत। तो ये आपको सबको पता है भाई, ये हो जाएगा आपका इंदौर। जो इंदौर है आपको लगातार 7वीं बार जो है सबसे स्वच्छ क्लीनेस्ट सिटी जो बना है लगातार 7वीं बार, तो ये इंदौर बना है। तो दूसरे रैंक पे आपका सूरत था, दूसरे रैंक पे जो आपका था कोई सिटी, तो ये हो जाएगा आपका, बताइए भाई कौन सा सिटी हो जाएगा, सूरत सिटी हो जाएगा।
तो दोस्तों जैसा कि देखिए हमने ये प्रैक्टिस सेट ए करवा चुका है, प्रैक्टिस सेट 2 आज हमने कंप्लीट करा चुका है, जो कि हम लगातार आपको 8 प्रैक्टिस सेट करवाएँगे जीडी एग्ज़ाम के लिए, जो कि 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ है। थैंक यू, जय हिंद।